आर्मी इन फील्ड, अब इंडियन जो टेक्स्ट है वो पोजीशन ऑफ आर्मी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देती है कि वाइल द पीपल और वाइल द आर्मी इज ऑन फील्ड, तो हर सोल्जर की पोजीशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए। कौटिल्य स्पेशली अर्थशास्त्र में मेंशन करते हैं कि कैसे एक फेवरेबल पोजीशन अगर हो किसी भी वॉर में, तो इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स वगैरह इस ढंग से रखे हुए हों तो ये कितनी हद तक हमें जीत दिला सकती है। कमंडका ने अपने नीति शास्त्र में ये भी लिखा था कि अगर पोजीशन सही हो तो एक कुत्ता एक मगरमच्छ को भी हरा सकता है वॉर में, मतलब एक कुत्तों की आर्मी एक मगरमच्छ की आर्मी को भी हरा सकती है वॉर में। इसके अलावा कौटिल्य वाज वन स्टेप फर्दर, क्योंकि वो सिर्फ ये कहते थे कि ये जो आर्मी की जो पोजीशंस हैं वो सिर्फ वॉर में नहीं, कैंप्स, जब आपकी वॉर मतलब जब आपका वॉर नहीं हो रहा है और आप शाम में अपने शिविर में या कैंप्स में हैं, तभी भी सारे सोल्जर्स को एक स्ट्रेटेजिक वे में पोजीशन होने चाहिए, तभी वो एक फेवरेबल रिजल्ट देगा। सोल्जर्स को बैटल ऑर्डर्स में किस तरह से रखना था, which was a very common practice in the war, and probably a very essential practice in the war. For example, these battle orders were called the various व्यूह। अब ये व्यूह जो होता है, हमने एक तो काफी कॉमन है जो हम सब ने सुना है, महाभारत का चक्रव्यूह। अलग अलग व्यू की फॉर्मेशन होती थी जहां पे कि वो उस व्यू के हिसाब से सारे सोल्जर्स इंसर्कल्ड या डिप्लॉयड होते थे, सो दैट इफ एनीवन कम्स अक्रॉस वो उनको क्लोज कर सकते थे। जो सबसे एक मेजर व्यू जो महाभारत का वॉर स्पेशली है, दैट मेंशंस अबाउट द वेरियस व्यू दैट वाज देयर। इनफैक्ट वो अलग अलग जो सारे के साथ दोनों आर्मीज कौरव और पांडव की हर दिन कौन कौन से व्यू की रचना हुई थी ये उन्होंने बताया है। The various view mentioned includes the Gadud, along with the Chakravyuh obviously we have the Gadud view, Makar Dhwaj view। ये करते करते बहुत सारे व्यूज वहां पे बताए गए हैं। स्पेशली अगर आप ये व्यू की बात करें तो वो 4 तरीके से होते थे। एक होता था दंड, द स्टाफ, भोग, द स्नेक, द मंडला, द सर्कल एंड द अस्मता, विच इज द डिटैच्ड ऑर्डर। ये जो अस्मता होता था ये व्यू का पार्ट नहीं होता था, वो एसेंशियली इधर उधर रहते थे, और ये जो व्यू रहता था वो एक साथ आगे मूव करता था। दैट इज हाउ दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर। हालांकि इस पर आगे के हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो ऑल्दो इट वाज क्लियर कि ये टेक्स्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस मिलता था कि ये रूल्स फॉलो करना है, इस व्यू में रहना है या ऐसे रहना है, लेकिन हमें जो भी हिंदू एपिक्स हैं उसी को पढ़ के हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सारे जो रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, कॉन्डक्ट होता था, ये सब मोस्टली ऑन पेपर ही था। एंड हॉपकिंस सेज दैट एज सून एज द आर्मी मेट there was a complete disorder। ये सारी चीजें उसी समय खत्म हो जाती थी जैसे ही हमारा एक्चुअल वॉर शुरू होता था। क्योंकि होता क्या था कि एक बार जब वॉर शुरू हो गया तो जिसको जो भी फाइटर है, जो भी लड़ने जा रहा है, उसको जहां पे फील हुआ कि अच्छा वहां जाकर के मैं जीत सकता हूँ, और वहां पे वो पर्सनल लेवल पे उसको लगता था कि हाँ वहां पे उस बंदे को मैं हरा सकता हूँ, वो जाकर के उससे लड़ने लगता था। भले ही उसको ऑन पेपर्स उससे लड़ना भी नहीं चाहिए था, फिर भी वो चला जाता था। इसके अलावा चूंकि बैटल फील्ड बहुत ही ज्यादा फैले हुए होते थे तो वो लोग इधर से उधर करते रहते थे, और व्यू जिसको कि एक साथ मूव करना चाहिए था प्रैक्टिकली वो भी नहीं होता था। सो ओवरऑल इट इज प्रीटी क्लियर कि ये जो ऊपर की जितनी बातें हमने डिस्कस की कि पोजीशन ऑफ सोल्जर्स होने चाहिए, व्यू फॉर्मेशन होना चाहिए, कैंप्स होना चाहिए, ये सारी चीजें, और इसके अलावा हर वॉर के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्डक्ट होने चाहिए जो हमें फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें हालांकि एक तरफ हमें रहती थी कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली बैटल फील्ड पे उसको फॉलो करना शायद इम्पॉसिबल था। आई नॉट से कि ये इन लोगों की गलती है, ये प्रैक्टिकली शायद इम्पॉसिबल ही था कि आप मतलब एक वॉर लड़ रहे हो और आप 10 चीज अपने दिमाग में लेके चलो। इसके अलावा अगर हम कहें तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज थी कि वॉर शुरू होने से पहले या एक दिन पहले शाम को जो कमांडर इन चीफ होता था या जो किंग होता था वो छोटे छोटे मोटिवेशनल या पेप टॉक्स देता था अपने सोल्जर्स को। वो बार बार उनको बताता था कि उनको बैटल फील्ड में जाना है, उनको बैटल फील्ड में एनिमीज से लड़ना है, और ये उनके लिए कितना अच्छा होगा,
और उनमें कितना पावर है। एंड एवरी मोटिवेशनल पेप टॉक्स, ये एक जो पार्ट है, ये अर्थशास्त्र ने बता स्पेसिफिकली लिखा है कि ये एक नेसेसिटी है कि अपनी आपकी जो भी एनिमी आए उसको आपकी जो आर्मी आए उसको एनकरेज करो कॉन्फ्लिक्ट से पहले, ताकि वो सामने वाले को मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंट होके हरा सके। इसके अलावा अगर हम बोले तो एक और चीज जो आर्मी ऑन फील्ड के साथ चलती थी वो थी मिलिट्री म्यूजिक। मुझे हमेशा ये डाउट रहता था कि ये क्यों बोलते थे कि युद्ध का बिगुल बजा दिया। दैट वाज समथिंग मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था कि हाउ इज दैट मेटाफर और हाउ इज दैट अ प्रोवर्ब एट ऑल। लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये लोग जब युद्ध पे जाते थे तो ये लोग एक्चुअली कुछ म्यूजिशियंस को साथ में लेके जाते थे, जो कि युद्ध शुरू होने से पहले म्यूजिक बजा के अनाउंस करते थे कि यहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली वो बीच बीच में म्यूजिक बजाते रहते थे टू कंटिन्यू कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। अशोका मेंशन भेरी घोसा विच इज द साउंड ऑफ अ वॉर ड्रम एज अ सिंबल ऑफ अ मार्शियल पॉलिसी। अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट द तूर्य करस जो होते हैं वो ट्रम्पेट ब्लोअर्स होते हैं। और इन ट्रम्पेट ब्लोअर्स की जो सैलरी होती थी वो डबल होती थी फ्रॉम दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी म्यूजिशियन। So this is another major part about how the army was overall into the field. हम एक बात इस पे कह सकते हैं कि जो आर्मी होती थी उस पर उनके साथ एक कुछ चीजें होती थी जो विच वर वेरी अनकॉमन फ्रॉम टुडे। एक तो वो हमेशा एक ग्रुप बना के चलना होता था और उनके साथ म्यूजिशियंस वगैरह भी होते थे, विच दीज पीपल द म्यूजिशियंस एंड द अदर पीपल, जो इसका मतलब भले ही उनका काम फाइट करना नहीं होता था लेकिन फिर भी उनको भी उनकी जान को भी खतरा होता था, क्योंकि अगर आप लड़ाई कर रहे हो तो सामने वाले की जो अस्त्र शस्त्र हैं वो देखेंगे तो नहीं कि वो किधर जा रहे हैं। Probably that was the reason that these people had much more salary than ordinary musician, showcasing that इसका एक और चीज है कि this showcase that how different aspects of life like military and art were combined with each other। ये भी कहा जाता है कि जब वॉर खत्म हो जाता था और स्पेशली जब शाम को युद्ध विश्राम का समय होता था तो जगहों जगहों पे या जो एनिमी कैंप्स होते थे, आर्मी कैंप्स होते थे, वहाँ नाच और गाने का प्रोग्राम भी करवाया जाता था जहाँ कि रिलैक्स कर सकें सारे लोग। सो दिस इज हाउ द एंटायर आर्मी वॉज।